जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल समाधान अड्डा में। तो चलिए आज हम लोग सिकंदर के बारे में जानने वाले हैं। वही सिकंदर जिससे आप मोटिवेट होते हैं, गाना सुनते हैं, जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो सुनते हैं तू भी बन सकता है सिकंदर, यही नहीं सुनते हैं। तो यही सिकंदर के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो आप गाना सुनते हैं सिकंदर के बारे में, तो इसके बारे में जानना तो ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिकंदर के बारे में आपको आज इस तरह से समझा देंगे जिस तरह से आपको अपने लव स्टोरी याद रहता है, ठीक है। तो चलिए सिकंदर के बारे में जानेंगे, जो हिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है। तो देखिए, आप पहले देखिएगा तो मौर्य वंश के स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ। तो मौर्य वंश, अब देखिए जो अपना भारत है, अपना क्या है, भारत है। ये आप इधर का एरिया मान लेते हैं, इधर से भारत मान लिए। तो भारत में मगध है, क्या है, भारत में मगध है। ध्यान से समझिएगा, यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट निकल करके आ जाएगा और आपको इसका आगमन, सिकंदर का आगमन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यह मगध है, यहाँ मगध है। मगध एक जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर साइड का क्षेत्र, यह बहुत ही शक्तिशाली क्या था, जनपद था। यानी कि मगध बहुत ही शक्तिशाली जनपद था। इधर जो पंजाब साइड का जो शासक यानी कि राजा थे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और इधर कमज़ोर शासक था। तो मगध बहुत बड़का मतलब साम्राज्य था, बहुत सेना था उसके पास, बहुत शक्तिशाली था। तो इधर कोई हमला नहीं करता था, क्योंकि इधर क्या है, तो दोनों तरफ समुद्र ही समुद्र है। ऊपर क्या है, तो ऊपर हिमालय है, तो इधर से तो आ नहीं सकता है, ऊपर से तो आ नहीं सकता है। तो इस तरफ जो स्थल मार्ग की तरफ से क्या किया, तो विदेशी आक्रमण हुआ। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो विदेशी आक्रमण हुआ किस तरफ से, तो पश्चिमोत्तर साइड से विदेशी आक्रमण हुआ। तो विदेशी आक्रमण में सबसे पहले कौन आक्रमण किया, तो पहले सबसे पहले जो आक्रमणकारी था वह हकमनी वंश द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। उससे पहले देख लीजिए, ऊपर जो विदेशी आक्रमणकारी था, प्रथम कौन था, तो फारसी आक्रमणकारी जो ईरान के था। सेकेंड था यूनानी आक्रमणकारी। तो भारत पर जब आक्रमण हुआ तो उस समय कौन सा वंश का शासन चल रहा था, ये भी पूछ सकता है। तो जब भारत पर आक्रमण हुआ सिकंदर का, तो उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था। यानी मौर्य वंश से पहले का जो वंश था वो नंद वंश था। तो सिकंदर पढ़ेंगे तब वो जानेंगे। उससे पहले देख लीजिए, सिकंदर से पहले एक फारसी आक्रमणकारी यानी कि ईरान के आया। ईरान के फारसी आक्रमणकारी वह किस वंश से था, तो हकमनी वंश से था। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा कि जो फारसी आक्रमणकारी यानी कि ईरान का आक्रमणकारी था वह किस वंश से था, तो हकमनी वंश के था। तो सिकंदर से जो पहले आक्रमणकारी था वह कहाँ के था, तो ईरान का था। ईरान पर किस वंश का शासन चल रहा था, तो हकमनी वंश के शासन चल रहा था। कौन सा वंश के, हकमनी वंश के। जब हकमनी वंश था तो किसी न किसी संस्थापक रहा होगा। तो संस्थापक कौन था, तो साइरस द्वितीय था। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा। पहले आक्रमणकारी था फारस का यानी कि ईरान का, वर्तमान ईरान। वंश कौन था, तो हकमनी वंश। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय था। साइरस द्वितीय के बाद डेरियस प्रथम आया। साइरस द्वितीय के बाद कौन आया, तो डेरियस प्रथम आया। इसने गंधार और कंबोज को जीत लिया। गंधार और कंबोज को क्या किया, जीत लिया। तो गंधार और कंबोज वर्तमान जो भारत है उससे बाहर था, ठीक है। यानी भारत के बाहर का जो दो जनपद था, एक गंधार और एक कंबोज, तो वो भारत के बाहर था। इन दोनों जनपद को किसने जीत लिया, तो डेरियस प्रथम ने जीत लिया। उसके बाद जिरेक्स प्रथम आया। जिरेक्स प्रथम का कोई काम नहीं रहा। उसके बाद डेरियस तृतीय आया। यहाँ डेरियस देखे है ना, तो पहले साइरस द्वितीय आया, उसके बाद डेरियस आया, उसके बाद लास्ट में डेरियस तृतीय आया। एगो बीच में याद कर लीजिएगा, जिरेक्स। तो प्रथम जो हकमनी वंश के संस्थापक कौन था, तो साइरस द्वितीय। उसके बाद डेरियस प्रथम, हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय। उसके बाद डेरियस प्रथम, उसके बाद जिरेक्स आया, उसके बाद डेरियस तृतीय आया। तो डेरियस तृतीय को सिकंदर ने क्या किया, पराजित कर दिया। अब यहाँ से सिकंदर का आगमन हुआ, यानी कि जो यूनानी आक्रमणकारी जो सिकंदर था उसका आगमन हुआ। तो इतना उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व
मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण हुआ। विदेशी आक्रमण में पहले ईरान का आक्रमण हुआ, जो हकमनी वंश चल रहा था। कहाँ? ईरान में। हकमनी वंश के जो संस्थापक था साइरस। तो साइरस के बाद कौन आया? डेरियस। डेरियस ने कंबोज यानी कि गंधार और कंबोज पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके बाद डेरियस तृतीय आया। तो डेरियस तृतीय को सिकंदर ने क्या किया? पराजित कर दिया। यहाँ तक आपका जो फारसी आक्रमणकारी यानी कि ईरानी आक्रमणकारी था वो समाप्त हो गया। अब आएगा सिकंदर के बारी। तो जब सिकंदर ने, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, हकमनी वंश का अंत कर ईरान पर अधिकार कर लिया। किसने किया? तो सिकंदर ने हकमनी वंश को अंत कर दिया और ईरान पर अपना कब्जा जमा लिया। तो मुनासिब है कि जब राजा ही मर गया, तो राजा मर गया तो हकमनी वंश पर किसका राज रहेगा? सिकंदर का। तो हकमनी वंश कहाँ के था? तो ईरान के क्षेत्र के था। तो ईरान पर कब्जा कर लिया किसने? सिकंदर ने। तब ने विश्व विजेता कहा जाता है, क्योंकि सिकंदर ने, ऐसे आगे बताएंगे लेकिन पहले बता देते हैं, आपका एशिया माइनर यानी कि तुर्की को कहा जाता है। तुर्की को, सीरिया को, मिस्र को, इराक, ईरान, अफगानिस्तान और भारत का जो क्षेत्र अफगानिस्तान और उसके बाद गंधार कंबोज को भी जीता था। किसने? सिकंदर ने। कहा जाता है कि जो यूनानी आक्रमण, यूनान के लोग को दुनिया के बारे में जितना, मतलब दुनिया का जितना भी देश था, जितना भी देश का पता था, सिकंदर ने लगभग 60% को जीत लिया था। ठीक है, यह आगे बताएंगे। आगे देखते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर यह मकदूनिया का शासक था। सिकंदर कहाँ के शासक था? मकदूनिया के शासक था, यानी कि यह यूनानी आक्रमणकारी था। अब देखिए सिकंदर के आगमन कैसे कैसे हुआ। पहले हम आगमन समझा देते हैं, उसके बाद जो कॉन्सेप्ट होगा वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भारत का क्षेत्र है, यहाँ से ले लेते हैं। हम क्या ऊपर लिखे हैं कि मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व विदेशी आक्रमण हुआ। भारत पर मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व विदेशी आक्रमण हुआ। तो मौर्य वंश किन वंशों के बाद आया, यह तो सवाल उठता है। तो ध्यान से देखिएगा, इधर समझा देते हैं। हम एक ट्रिक लिखाए थे हसीन मशूक सा। कौन सा ट्रिक लिखा थे? हसीन मशूक था, जिसमें पहला था हर्यंक वंश, दूसरा का शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश था, उसके बाद कौन आया? मौर्य वंश आया। तो नंद वंश के संस्थापक तो महापद्मनंद था, महापद्मनंद था। उसके बाद अंतिम जो शासक यानी कि राजा आया वो घनानंद आया। घनानंद आया तो अंतिम राजा तो यही बना। तो ये मरेगा, उसके बाद है ना मौर्य वंश आएगा। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हो गया। तो घनानंद के समय ही चंद्रगुप्त मौर्य भारत पर आक्रमण किया। तो पूछेगा कि मगध पर जब सिकंदर आक्रमण किया उस समय किस मतलब वंश का शासन चल रहा था? तो नंद वंश। और राजा कौन था? तो घनानंद था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो यूनान के कौन था? तो सिकंदर था। सिकंदर ने यूनान के क्षेत्र से आते आते इराक, ईरान, अफगानिस्तान और भारत से पहले एक हिंदुकुश पर्वत है। भारत से पहले कौन सा पर्वत है? तो हिंदुकुश पर्वत है। हिंदुकुश पर्वत के खैबर दर्रा को पार करते हुए यह भारत में एंट्री लिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट पूरा दिख गया कि भारत पर सिकंदर ने कैसे आक्रमण किया। तो चलिए सिकंदर के नाम, पिता के नाम मतलब पापा के नाम, माता के नाम, पत्नी के नाम, इन तमाम बातों को हम लोग समझते हैं। तो देखिए सिकंदर मकदूनिया का शासक था, यानी कि यूनानी आक्रमणकारी था। ईरान के बाद भारत पर दूसरा आक्रमणकारी यूनानियों का हुआ, यानी कि ईरान हकमनी वंश के जो राजा सब हुआ उसने पहले आक्रमण किया। उसके बाद दूसरा का नंबर पर किसका आक्रमण हुआ? तो यूनानी का आक्रमण हुआ। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय था, जो सिकंदर का क्या था? पिता था, यानी कि फिलिप द्वितीय का पुत्र कौन था? सिकंदर था। तो सिकंदर का पिता कौन हो गया? फिलिप हो गया। अब फिलिप के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह मकदूनिया का शासक 359 ईसा पूर्व में बना और 329 में इसका मृत्यु हो गया। 329 में इसका मृत्यु, इसकी पत्नी जो है ना वो जहर देकर मार दी। पत्नी कौन थी? तो फिलिप का पत्नी ओलंपिया। तो सिकंदर का माता कौन हो गया? ओलंपिया, क्योंकि बाबू फिलिप है और सिकंदर पुत्र है
और फिलिप की पत्नी ओलंपिया है, तो सिकंदर का कौन हो गया? ये तो माता हो गई। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब जानते हैं सिकंदर के बारे में। सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन था, क्योंकि इसे मैसेडोनिया में इसका जन्म हुआ। जन्म कब हुआ? तो 356 ईसा पूर्व में। अब इसका मृत्यु देख लेते हैं, तो यहाँ से आपको न रिलेट करने में यानी याद करने में आसान रहेगा। देखिए इसे 33 वर्ष की अवस्था में यानी कि 323 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया। यहाँ देखिएगा 33 वर्ष यानी कि 3 3 लिख दीजिए और बीच में एक कम करके 2 लिख दीजिए, तो 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो यहाँ से आपको दोनों याद हो गया होगा। पहले क्या है? तो 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ मैसेडोनिया में। 33 वर्ष की अवस्था में 323 में इसका मृत्यु हो गया। उतना याद हो गया। अब आगे देखिएगा, जो सिकंदर है उसका पत्नी का नाम क्या है? तो रेक्सोना है। यह शाहदारा की पुत्री कौन था? तो रेक्सोना। शाहदारा की पुत्री कौन? तो रेक्सोना। रेक्सोना कौन? तो सिकंदर का पत्नी। शाहदारा की पुत्री कौन? रेक्सोना। तो रेक्सोना के बाबू के नाम शाहदारा। आगे देखिएगा, घोड़ा के नाम बौकेफला था। घोड़ा के नाम क्या था? बौकेफला। गुरु कौन था? तो गुरु अरस्तु था। अरस्तु के ही आदेश से यह विश्व विजेता बना, यानी कि अपने गुरु के आशीर्वाद से यह विश्व विजेता कहलाया। जो अरस्तु था इसे अफलातून कहा जाता है। अरस्तु को अफलातून कहा जाता है। इसका गुरु कौन था? तो सुकरात था। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु सुकरात हो गया। यानी कि अरस्तु को और क्या कहा जाता है? तो अफलातून कहा जाता है। इतना क्लियर। तो सिकंदर का मूल नाम अलेक्जेंडर मैसेडोनियन, जन्म 356, मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में 323, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सिकंदर जब अपने सेना लेकर आ रहा था तो अकेले तो मैनेज नहीं करेगा। एक थल सेना था और एक जल सेना था। तो थल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो सेल्यूकस निकेटर कर रहा था, और जल सेना का नेतृत्व कर रहा था निर्याकस कर रहा था। निर्याकस एक लेखक भी था जो आगे हम बताएंगे। सिकंदर के स्थल सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति का नाम निर्याकस था। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कोनो बड़का बात नहीं है। पहले ध्यान में रखना है कि यह किसके बाद आया? तो नंद वंश के समय आया और मौर्य वंश से पहले आया। तो 2 आक्रमणकारी याद रखेंगे, पहला फारसी आक्रमणकारी, दूसरा का यूनानी आक्रमणकारी। फारसी आक्रमणकारी में 4 गो आया, जिसमें से पहला कौन है? साइरस द्वितीय, जो हकमनी वंश के संस्थापक था। डेरियस प्रथम, जेरेक्स और डेरियस तृतीय आया, जिसको सिकंदर ने पराजित कर दिया। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप, माता ओलंपिया, पत्नी रेक्सोना। 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ मैसेडोनिया में, जिसे अलेक्जेंडर मैसेडोनियन मूल नाम कहा जाता है इसका। घोड़ा का नाम बौकेफला था। गुरु अरस्तु, जिसे अफलातून कहा जाता है। सिकंदर के सेनापति थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जल सेनापति निर्याकस था। इतने तो है, एकदम कंसेप्ट की तरह याद रखना है। हम बोले हैं ना कि आपको लव स्टोरी की तरह याद रखा देंगे। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, आप ध्यान से देखते रहिएगा, याद हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यूनान के लोगों को दुनिया के जितना देश का पता था सिकंदर ने उसे जीत लिया। कितना परसेंट को जीता? तो 60%, 60% को जीत लिया। यानी कि जितना यूनान के लोग को पता था ना दुनिया के बारे में कि हाँ इतना देश है, उसमें कितना जीता? तो 60% को जीता। ठीक है, यहाँ तक हो गया। हम बताए थे कि यह इराक, ईरान, एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, अफगानिस्तान होते हुए खैबर दर्रा द्वारा यानी कि हिंदुकुश पर्वत को पार करके खैबर दर्रा द्वारा भारत में आया। इतना बताए थे, पहले एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दिए। आगे देखिए, सिकंदर ईरान, अफगानिस्तान को होते हुए यानी अफगानिस्तान के रास्ता से होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार कर खैबर दर्रा से होते हुए भारत में आया। ठीक है, जैसे ही भारत में आया तो भारत के बाहर पहले 2 जनपद था। 2 जनपद, पहला जनपद कौन था? तो पहला जनपद तक्षशिला था। तक्षशिला एक राजधानी है जो जिसका राज्य क्या है? गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला के राजा आम्भिक ने, वैसे विश्व विजेता सिकंदर है तो आम्भिक ने सिकंदर के बारे में जाना और जानते हुए यह युद्ध नहीं किया और सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया। यानी कि सिकंदर के शरण में चला गया। किसने? आम्भिक ने। तो आम्भिक ने सिकंदर से यह क्या किया? युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन दूसरा सामना हुआ पंजाब के राजा पोरस के साथ।
दूसरा सामना किसके साथ हुआ? तो पंजाब के राजा पोरस के साथ। यह जो सामना हुआ 326 ईसा पूर्व में हुआ। ध्यान में रखिएगा 356 में जन्म हुआ, सामना 326 में हुआ पहले बार। दो को डेट याद रखिएगा, 356 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। पहला सामना केकरा से हुआ? तो तक्षशिला के राजा अंबिक से, अंबिक ने अधीनता स्वीकार कर लिया। दूसरा का सामना किससे हुआ? तो पंजाब के राजा पोरस के साथ हुआ। तो यह जो सामना हुआ झेलम नदी के तट पर हुआ। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जब सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध किया तो किस नदी पर किया था? तो झेलम नदी के तट पर किया था। तो सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर युद्ध किया। इस युद्ध को 3 नाम से जाना जाता है। पहले तो युद्ध कब हुआ? तो 326 ईसा पूर्व में। इस युद्ध को झेलम नदी है ना, झेलम नदी से ही रिलेट कीजिए। एक झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध और हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। झेलम नदी पर हुआ इसलिए झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध और हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। किस युद्ध को? तो पंजाब में हुआ राजा पोरस के साथ उस युद्ध को। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, इस झेलम नदी के तट पर युद्ध लड़ते समय इसके घोड़ा की मृत्यु हो गया। किसके घोड़ा? तो सिकंदर के घोड़ा। तो सिकंदर के घोड़ा कौन? तो बौकेफला का मृत्यु हो गया। किस नदी के तट पर? तो झेलम नदी के तट पर। किस राजा के साथ लड़ते हुए? तो राजा पोरस के साथ लड़ते हुए बौकेफला जो घोड़ा था, नाम था बौकेफला, उसका मृत्यु हो गया। इसलिए सिकंदर ने एक नगर बसाया जिसका नाम क्या रखा? अपने घोड़ा के नाम पर ही नगर का नाम रखा बौकेफला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ थोड़ा एक मतलब छोटा सा कहानी है कि जब पंजाब के राजा पोरस सिकंदर के साथ युद्ध कर रहा था तो पोरस के वीरता को देख करके सिकंदर ने इसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और और रेक्सोना से कहा कि तुम इसके कलाई पर राखी बांध दो। किसके कलाई पर? तो राजा पोरस के कलाई पर। एक छोटा सा कहानी है इसलिए बता दी यहाँ। अब देखिए सिकंदर ने आगे बढ़ा। सिकंदर ने आगे बढ़ते हुए ब्यास नदी को पार करना चाहा, लेकिन जो सिकंदर का सेना था वो पूरा युद्ध लड़ते लड़ते थक चुका था। ठीक है, उसके पत्नी के याद आने लगा था तो थक चुका था। तो सिकंदर की सेना थक चुका था और उस समय ब्यास नदी में बाढ़, यानी कि ब्यास नदी एक तूफान पर था। ठीक है, तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया, यानी कि सक्षम नहीं था पार करने में। और दूसरा का बात ये था कि जब मगध पर नंद वंश का शासक नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था, मगध एक बहुत ही शक्तिशाली क्षेत्र था। तो सिकंदर भी सोचा कि अब सेना जो थक चुका है और इतना बड़ा साम्राज्य पर आक्रमण करेंगे तो फिर हार तो निश्चित हो जाएगा। इसलिए 325 ईसा पूर्व में सिकंदर वापस लौट गया। अब यहाँ याद रखिए 325 ईसा पूर्व, तीसरा का डेट हो गया। 56 में जन्म हुआ, 26 में भारत के सीमा पर था, 325 में वापस लौट गया और 323 में इसका मृत्यु हो गया। कितना वर्ष? तो 3 इनने से ले लीजिए, 33 वर्ष की अवस्था में। तो ये आगे लिखा हुआ है कि सिकंदर ने भारत में कुल 19 माह तक रहा। सिकंदर ने भारत में कितना माह तक रहा? 19 माह तक रहा। सिकंदर को वापस जाते समय बेबीलोन में डायरिया के कारण 33 वर्ष की अवस्था में 323 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया। बेबीलोन को झूलता हुआ बगीचा यह 7वां अजूबा भी माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। सिकंदर के साथ भारत में आए लेखक, यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। सिकंदर के साथ भारत आए लेखक, जब इतना महान विश्व विजेता कहा जाने वाला सिकंदर जब आक्रमण करेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसके पीछे पीछे लेखक आएगा कुछ लिखने के लिए। तो पहला कौन था? निर्याकस, जो जल सेनापति था। कने गया? इधर है। तो पहला कौन हो गया? निर्याकस हो गया। दूसरा का अनेक्रिस्टस हो गया, अनेसिक्रेटस हो गया, ऑस्टिबुलस हो गया। ये 3 लेखक आया था किसके साथ? तो सिकंदर के साथ। तो इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, अभी तक आप देख रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक बार रिपीट करवा देते हैं, हमारे साथ बोलते रहिएगा। देखिए, पहले सिकंदर का जन्म हुआ, कब हुआ? 356 में। मूल नाम क्या था? तो एलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। पत्नी का नाम रेक्सोना था। 2 सेनापति था, कौन कौन? एगो
स्थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जल सेनापति निर्याकस, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा सिकंदर ने कितना परसेंट भूभाग को जीत लिया था, तो 60% को। कितना महीने तक रहा, 19 महीने तक। राजा पुरस के साथ किस नदी पर युद्ध लड़ा, तो झेलम नदी के तट पर। मेरे साथ बोलते रहिए, रिपीट करते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। जिसे 3 नाम से जाना जाता है, पहले ये जान लेते हैं कि कब युद्ध हुआ, तो 326 में। युद्ध को किन नाम से जाना जाता है, तो झेलम नदी पर, वो इसलिए झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। उसके बाद झेलम नदी पर ही लड़ते समय उसके घोड़ा की मृत्यु हो गया, इसलिए एक नगर का निर्माण किया। उस नगर का नाम अपने घोड़ा के नाम पर रखा, तो 2 गो यहाँ से याद हो गया, नगर का नाम और घोड़ा का नाम क्या हो गया, बौकेफला याद हो गया। उसके बाद सिकंदर ने किस नदी को पार नहीं कर पाया, तो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया। इसलिए हम रिवीजन करवा रहे हैं कि आप पढ़ लिए हैं, पढ़ कर वीडियो देख करके चल जाइएगा। अगर हम यह क्वेश्चन पूछ ले और रिपीट करवा दें तो कंसेप्ट के साथ साथ आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। कितने महीने तक रहा, तो 19 महीने तक। अब पूछेंगे कि जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया तो उस समय कौन सा वंश का शासन था, तो नंद वंश। बताए थे ना, हसीन मशूक शाह, हरेंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश का शासक था। नंद वंश के संस्थापक पूछेगा तो महापद्म नंद, और अंतिम शासक तो घनानंद था। तो यानी कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर घनानंद का शासन चल रहा था। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो मौर्य वंश में, तब तक के लिए जय हिंद।